हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है? चार्ट पर बनने वाले अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी और मार्केट में बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशन या फिर बिग प्लेयर मार्केट में जब एंटर करता है तो उसके पीछे उनकी क्या अप्रोच और माइंडसेट होता है और वो कैसे स्मॉल प्लेयर्स यानी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, इसको भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट 21,591 के लेवल से ओपन होकर काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही होती है। उसके बाद प्राइजेस को फाइनली 21,922 के लेवल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जिसके बाद प्राइस में एक करेक्शन आता है और फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग रेड सेलर कंट्रोल कैंडल्स बनाकर नीचे की ओर फॉल करने लगता है। दोस्तों, किसी भी तरह की मार्केट में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उनमें एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर, और ये दोनों पार्टीज जब आपस में बाइंग और सेलिंग करती है तो प्राइस ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर यानी डिमांड ज्यादा है या फिर सेलिंग प्रेशर यानी सप्लाई ज्यादा है। अगर हमें किसी शेयर पे सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो स्विंग पॉइंट्स बनाकर एक अप ट्रेंड में ऊपर की ओर मूव करती है, और वहीं अगर हमें किसी शेयर में डिमांड की तुलना में सप्लाई ज्यादा देखने को मिलती है तब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन के साथ नीचे की ओर यानी डाउन ट्रेंड में मूव करती है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब हमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल देखने को मिलती है? हमें उस समय मार्केट में एक संतुलन देखने को मिलता है और प्राइस ना ही ऊपर की ओर मूव करती है और ना ही नीचे की ओर मूव करती है, बल्कि एक साइडवेज जोन में ट्रेड करती है, जिसे हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, प्राइस में इसी उतार चढ़ाव को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है प्राइस एक्शन। और दोस्तों, मार्केट में घटती और बढ़ती सप्लाई और डिमांड की वजह से प्राइस हमें कभी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए देखने को नहीं मिलती है, बल्कि एक जिग-जैग वे में अप और डाउन या साइडवेज मूव करती है। नाउ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ हमें सबसे पहले पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है, जिसके तुरंत बाद प्राइस में एक गिरावट आती है और प्राइस करेक्ट होकर पिछले डे के क्लोज के आसपास चली जाती है। अब जिन लोगों ने यहाँ पहले से बाइंग की हुई होती है उनके माइंडसेट को समझिए। एक गैप अप ओपनिंग के बाद वह एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो जब यहाँ पर उनको एक अच्छा प्रॉफिट नजर आता है तो वह यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें सुबह के सेशन में एक छोटा सा करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड और स्ट्रक्चर बुलिश यानी अप ट्रेंड में था, इसलिए कीमतों को गिरता देख बायर्स बाजार में फिर से एंटर होते हैं और प्राइजेस फिर से रिकवर करती है और एक नया हाई बनाती है। लेकिन एक चीज यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जब प्राइजेस प्रीवियस डे के क्लोज से चलना शुरू की थी तब जो ग्रीन बुलिश कैंडल्स बन रही थी उनका साइज काफी बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस अपने डे हाई के करीब पहुंच रही होती है वैसे वैसे कैंडल्स की बॉडीज का साइज लगातार कम होता चला जा रहा है, जो कि हमें बाजार में वीक होते हुए बाइंग मोमेंटम का, वीक होती डिमांड के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि तभी तो प्राइस बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रही है और ऐसी छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है। नाउ दोस्तों, डिमांड कम होते देख सेलर्स यहाँ एंटर होते हैं और प्राइस यहाँ स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग इन साइज सेलर कंट्रोल कैंडल बनाकर तेजी से नीचे की ओर मूव करती है। अब दोस्तों, इतने प्राइस एक्शन में हमें इतना क्लियर हो चुका होता है कि निफ्टी में कहीं ना कहीं 22,172 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस है और इस लोअर ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है। अब यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस 22,172 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्लेस्ड होंगे और वहीं जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्लेस्ड होंगे, और जिस भी तरफ हमें एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आते हुए देखने को मिलता है उसी डायरेक्शन में प्राइजेस एग्रेसिवली मूव कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट डे के सेशन में बायर्स और सेलर के बीच में जो स्ट्रगल है वो ऐसे ही कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलता है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल में फिर फॉल करती है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बायर्स यहाँ पर एंटर करते हैं।
और दिन के सेशन के खत्म होने तक रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और प्राइजेस 22,200 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों, इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया होगा, नो डाउट उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर काफ़ी बड़ा होगा और उनमें से कोई ट्रेडर्स ने यहाँ पर BTST यानी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लिए होगा। दोस्तों, नेक्स्ट डे को प्राइस फ्लैट ओपन होती है और 22,247 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके फॉल करती है, जिसके बाद 22,172 जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे वो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं और जब प्राइस उन लेवल्स पर जाती है तो हमें प्राइस वहां से रिकवर करते हुए देखने को मिलती है और 22,247 की जो रेजिस्टेंस है उसके पास प्राइस फिर से एडवांस करती है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग ना होने की वजह से प्राइस स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनाकर काफ़ी स्लोली मूव करती है और रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने से पहले ही फॉल कर जाती है, जिसके बाद हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से फर्स्ट एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलती है। 22,172 के लेवल का सपोर्ट ब्रेक होता है और उसके बाद एक लार्ज रेड कैंडल फॉर्म होती है। जब हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर भी एक लार्ज रेड सेलिंग कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, जो हमें क्लियरली ये इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन यानी बिग प्लेयर एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाइंग से ज़्यादा सेलिंग में इंटरेस्टेड थे तो फिर उन्होंने पहले 22,172 की जो रेजिस्टेंस था वहीं पर ही क्यों उन्होंने एग्रेसिवली सेल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले 22,172 के लेवल्स के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट लेकर आए। दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशन या फिर ऑपरेटर्स होते हैं वो लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और क्योंकि उनके ऑर्डर्स काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि उनके सारे ऑर्डर्स एक ही बार में फेल हो जाएं। उसके लिए उन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं रिटेल ट्रेडर्स। मार्केट में इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर्स प्राइजेस को बार बार रेजिस्टेंस के ऊपर जानबूझकर पुश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ रिटेलर्स एक बड़े ब्रेकआउट मूव की उम्मीद में बिना कंफर्मेशन के एक ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरीके के ट्रैप्स को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब यहाँ पर पूरे प्राइस एक्शन को अगर आप एक बार फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब भी प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी तो प्राइजेस स्मॉल बॉडी श्रिंकिंग कैंडल्स बनाकर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी तुलना में जब भी हमें यहाँ पर सेलिंग आते हुए देखने को मिलती थी तो वो सेलिंग बड़ी बॉडी वाली बियरिश कैंडलस्टिक के साथ आती थी, जिससे हम यहाँ पर क्लियरली ये देख पा रहे थे कि मार्केट मेकर्स यानी बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग से ज़्यादा सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और माइंडसेट को बिग प्लेयर्स काफ़ी अच्छे से समझते हैं। वो ये है कि रिटेलर्स को फॉल्स ब्रेकआउट का लालच देकर मार्केट में बहुत इजीली ट्रैप किया जा सकता है और तभी हमें मार्केट में इस तरह के फॉल्स सिग्नल्स अक्सर ट्रिगर होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड को अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग इस तरीके के ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मनी के इस बिहेवियर की स्टडी को हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी SMC बोलते हैं और मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से समझ होना, नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, जब भी प्राइस एक इम्पोर्टेंट लेवल फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के पास पहुँचती है और अगर हमें वहाँ पर एक ब्रेकआउट के बेसिस पर बाय करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक वो ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ ना आया हो और उस ब्रेकआउट कैंडल पर हमें अच्छी वॉल्यूम का सपोर्ट देखने को ना मिल रहा हो तब तक हम वहाँ पर बाइंग को अवॉइड करें। नाउ पॉइंट नंबर 2, किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेने से पहले हमें प्राइजेस के ओवरऑल बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड को एक बार अच्छे से स्टडी करना चाहिए, जिसके बाद ही हमें अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने के लिए हमें किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन यानी ट्रेडिंग की भाषा में जिसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी थी। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस हैमर कैंडल के ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था और जब तक दोस्तों हमें यहाँ पर एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को ना मिलती जो कि हैमर कैंडल के हाई और उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे,
जब तक हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी थी। नाउ पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, बतौर ट्रेडर हमें किसी भी मूव को कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा किसी भी प्राइस पैटर्न को पहले कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही किसी तरीके का ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। नाउ दोस्तों, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी भी ट्रेड में हम सिर्फ तभी एंटर करेंगे जब हमें उसमें कम से कम 1:2 या उससे ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टारगेट्स कम से कम 20 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा के हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।